डिस्प्लेस कर। याद है ना, पिछले दिन बताया गया था ये बात कि जिसका ई नॉट का वैल्यू कम है वो ज्यादा वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो वही हो रहा है, यानी कि ये पॉसिबल है। ये तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी सोच सकते थे, तो खैर इसको मैथमेटिकली यदि हमको प्रूव करना है तो ये तरीका है। डायरेक्ट सोचना है तो आप याद रखिए कि जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होगा उसको मेटल डिस्प्लेसमेंट में जिसका वैल्यू कम होगा वो डिस्प्लेस करेगा। मतलब इसका रिवर्स नहीं पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा। आई बात समझ में? ये बात डायरेक्ट भी आप सोच सकते थे और मैथमेटिकली ऐसे भी। यदि डायरेक्ट नहीं तो आप बस ये याद रखिए कि गिब्स एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, मतलब ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो हमारा रिएक्शन पॉसिबल है। ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन क्या होगा? पॉसिबल होगा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि इस केस में ई नॉट सेल इज पॉजिटिव एंड गिब्स एनर्जी is negative, so process is possible, spontaneous और feasible। तो अब तो आगे का 3 में दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब आगे का 3, 4, 5 जो है अंकिता बन जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। और किन्हीं को कंफ्यूजन है तो यदि बात करनी है तो बात कर सकते हैं। आदित्य तुम तो खैर ये बना लिए हो, यही सवाल बनाए थे ना आदित्य? ये यस सर। ठीक ठीक, बहुत अच्छे। बाकी भी कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ई नॉट सेल देखना है कि ई नॉट सेल क्या आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो बस बोल दीजिए कि प्रोसेस पॉसिबल है। आपको गिब्स एनर्जी कैलकुलेट भी नहीं करना है, कोई कह तो नहीं रहा है गिब्स एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। हाँ लेकिन बनाइए तो प्रैक्टिस के लिए आप गिब्स एनर्जी भी चेक कर लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही होगा। तो आगे बढ़े तो अगले टॉपिक पे। निखिल आगे बढ़े, पिछला कुछ पूछना है? नो सर। आदर्श? नो सर, पूछना नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो अब हम लोग को सीखना है वो है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका, मतलब इस टॉपिक का, क्योंकि ये टॉपिक का देखिए हम लोग जो पार्ट चल रहे हैं इसका आज लास्ट एनालिसिस है। आप असाइनमेंट अब आप टोटल बना सकते हैं, क्योंकि फिर अगले दिन अब हम लोग इसका असाइनमेंट चेक करेंगे। और जो सॉल्यूशन का बना रहे हैं ना वो हम पहले ही बोले हैं उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे आपको, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम में अपना डॉट पूछ लीजिएगा। तो देखते हैं, बीच में नहीं होगा तो किसी दिन शाम में ही 8 बजे के बाद 8, साढ़े 8 बजे रखेंगे, उसमें आप डॉट जो है पूछ लीजिएगा सॉल्यूशन का। देखिए इसमें आगे जो है हम लोग को ये द नर्नेस्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इक्वेशन आपको रिलेट करता है। हाँ, इस इक्वेशन को जानने से पहले रुक 1 मिनट वेट कीजिए। इस इक्वेशन को जानने से पहले केसी और क्यूसी के बारे में थोड़ा समझिए। ये केसी और क्यूसी क्या है, कोई बता सकते हैं? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यूसी, केसी और क्यूसी क्या है? सर, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी, हाँ, और क्यूसी? शायद से चार्ज कांस्टेंट। नहीं 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 नहीं, क्यू क्यू चार्ज नहीं है यहाँ पे। आप क्यू देख करके सोचे कि चार्ज, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज नहीं है ये। अंकिता याद है 11th में ये टॉपिक था केसी और क्यूसी? तो नहीं याद है। चलिए समझ लीजिए, दोनों जो है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों जो है आपको रेशियो ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रेशियो ये मतलब रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बताता है, ये भी दोनों। तो फिर फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है कि ये इक्विलिब्रियम जब पोजीशन अचीव होगा उस समय के रेशियो को बताएगा, और ये किसी समय के रेशियो को बताएगा, किसी समय, इनिशियल, फाइनल, मिड, कभी भी। मतलब दोनों एक ही चीज है। देखिए गौर से सुनिए, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दोनों का कैलकुलेशन सेम होता है। अंतर क्या है? कंडीशन का, कि आप जब बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो उस समय केसी, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड केसी।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट। तो रिएक्शन कोशिएंट, और ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दोनों में फर्क डिफरेंस जो है बस इस बात का है डिफरेंस कि ये बताता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेशियो को एट इक्विलिब्रियम, ये, और ये बताता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय, मतलब रिएक्शन का कोई भी समय। तो आप सिंपल सोचिए कि इन दोनों में तब कांस्टेंट कौन होगा, क्या केसी कांस्टेंट होगा या क्यूसी कांस्टेंट होगा। केसी एक खास कंडीशन को बताता है, लेकिन क्यूसी किसी समय को बताता है। बताइए क्या कांस्टेंट होगा। तो केसी, बिल्कुल केसी कांस्टेंट होगा, क्योंकि केसी एक खास कंडीशन पे आ रहा है, क्यूसी कभी भी आ रहा है। क्यूसी आप कभी भी बता सकते हैं, कभी भी, रिएक्शन इनिशियल हो, फाइनल हो, एट ए मोमेंट हो, कभी भी हो। तो देखिए हम लोग इसके बारे में कहेंगे कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन is called इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट, क्योंकि ये एक खास पोजीशन पे कैलकुलेट किया गया, तो वो खास पोजीशन तो निश्चित तौर पे स्थिर होगा, ये कांस्टेंट होता है, ये नहीं। इसके बारे में कहेंगे रेशियो ऑफ CONC लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, CONC कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड concentration of reactant at any time during reaction, किसी भी समय रिएक्शन में, किसी भी समय, is called reaction quotient। ये वेरिएबल होता है, इट इज वेरिएबल, क्योंकि ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन तो बढ़ता घटता रहता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता है। तो ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये नहीं। अब लिखने का तरीका क्या होगा वो भी सुन लो। जैसे कि मान लो ये एग्जांपल है, और ये ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग जो नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे उसमें क्यूसी केसी आएगा। तो इसीलिए ये कैसे, मान लो कोई रिएक्शन दिया हुआ है, कोई भी मान लो कि रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, कैसे लिखना है, तो ये तरीका आप ध्यान रखिए। तो N2 जैसे, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, 3H2 अमोनिया का फॉर्मेशन रिवर्सिबल नेचर का होता है, इसमें हमको केसी लिखना है या क्यूसी लिखना है। तो देखो लिखने के तरीके में फर्क नहीं होगा, केसी भी वैसे ही लिखेंगे, क्यूसी भी वैसे ही लिखेंगे। फर्क क्या होगा, कंडीशन का, पोजीशन का। केसी लिखने का तरीका होगा प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन, मतलब अमोनिया है तो NH3 का पावर 2 रिएक्ट, हाँ पावर, यहाँ ध्यान रखना कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है, थोड़ा बहुत याद होगा, तो 11th में ये चीज देखे थे। तो N2 है जैसे इधर, तो N2 लिख दिए, S2 लिख दिए और S2 का पावर 3 लिख दिए। तो ये हो गया आपको केसी, मतलब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय में। और क्यूसी भी सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, बस जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, कंडीशन का फर्क, N2 S2 का पावर 3, ये हो गया एट एनी टाइम, किसी समय रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग रिएक्शन एट एनी टाइम। तो देखो फॉर्मूला में फर्क नहीं है, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं है, फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन का, कि हम इक्विलिब्रियम पे पता किए तो केसी, और किसी में समय भी लिखे तो क्यूसी। दूसरी बात जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि केसी हो चाहे क्यूसी हो, कैलकुलेशन में यदि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पेसिस सॉलिड स्टेट में हो या प्योर लिक्विड स्टेट में हो, तो उसके कंसंट्रेशन को हम 1 या कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, मतलब उसको नहीं लिखेंगे। फिर से सुन लीजिए, केसी या क्यूसी कैलकुलेशन में यदि कोई स्पेसिस सॉलिड में हो या प्योर लिक्विड हो, सॉलिड हो या फिर प्योर लिक्विड हो, तो उसके कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट या 1 कंसीडर करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि ये आपको अभी फॉर्मूला में आएगा। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्यूसी और केसी,
concentration of solid or pure liquid reactant or product is considered as one or constant. चाहे तो वन कंसीडर करेंगे चाहे कांस्टेंट। अब जैसे Zn सॉलिड है, Cu2 प्लस एक्वस है, प्रोड्यूस Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, जैसे कि सपोज करो ये लिखा हुआ है। अब इसमें हमको Qc लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, Qc जैसे लिख रहा है इस रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट तरफ Zn2 प्लस है, तो Zn2 प्लस Cu सॉलिड, रिएक्टेंट तरफ Zn सॉलिड है और Cu2 प्लस। तो ये बताओ कि ये दोनों क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड है, कॉपर सॉलिड है, दोनों क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये और ये वन हो जाएगा। मतलब इस केस में सिर्फ इन्वॉल्व होगा Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। तो एक और एग्जांपल, Mg सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस प्रोड्यूस Mg2 प्लस और 2Ag सॉलिड। तो आदित्य तुम बताओ इसमें Qc कैसे लिखेंगे, इसमें Qc कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का, बोलो। Qc लिखना है, कैसे लिखेंगे? Mg2 इस तरफ Mg yes sir 2 प्लस, इसको plus इसको कंसीडर करेंगे कि नहीं? Ag सॉलिड है, कंसीडर करेंगे कि नहीं? करेंगे सर। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉलिड और प्योर लिक्विड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कंसीडर एज वन और कांस्टेंट। तो हम लिखे चाहे नहीं लिखे क्या फर्क पड़ता है, मतलब हम लिखेंगे भी तब भी उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि सॉलिड है, तो उससे अच्छा नहीं लिखें। नहीं समझे? यस सर। यदि कोई स्पेसिस सॉलिड होगा तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आप लिखेंगे भी तो उसका वैल्यू वन है। अब डिवाइडेड बाय बताइए, आदित्य आप ही बताइए, इस तरफ किसको कंसीडर करेंगे और कितना कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट तरफ, मतलब डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? Ag plus Ag प्लस कि Ag प्लस का स्क्वायर? Ag plus का स्क्वायर। हाँ स्क्वायर, बिल्कुल, उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व रहता है। तो बाकी भी ध्यान रखिएगा, यदि जैसे आप Ag प्लस है तो Ag प्लस का स्क्वायर लिखेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि Ag प्लस 2 था, मान लो 3 रहता तो पावर 3 कर देते, 4 रहता पावर 4 कर देते, 5 रहता पावर 5 कर देते, जितना रहता उतना हम पावर कर देते। सॉलिड हमको नहीं कंसीडर करना है, सीधी सी बात है। आप लिखोगे भी तो 1 लिखो, बात समझे? यदि कोई गैसियस स्पेसिस है तो उसका प्रेशर कंसीडर करते हैं कि केसी या क्यूसी कैलकुलेशन में, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको केपी कहा जाता है। याद होगा कि ये आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में ये चीज देखे होंगे कि यदि हम कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको केपी बोलते हैं। मतलब कि इसमें हम कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि गैसियस स्पेसिस है। मतलब जैसे ये था, तो इसमें कंसंट्रेशन के अलावा हम प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसंट्रेशन भी प्रेशर भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि कोई गैसियस स्पेसिस है तो हम लोग प्रेशर की जगह पे, मतलब कंसंट्रेशन की जगह पे वी यूज प्रेशर। इसको इरेज कर रहे हैं।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। In case of gaseous spaces, in case of gaseous reactant or product, in case of gaseous reactant or product, pressure term या पार्शियल प्रेशर कहना ज्यादा सही होगा। पार्शियल प्रेशर is used in place of concentration for calculation of equilibrium constant और रिएक्शन कोशिएंट। बस अंतर है कि उसको हम लोग केपिक या क्यूपी कहेंगे समझे। तो प्रेशर टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात आप रीजन यदि जानना चाह रहे हैं तो रीजन यहां से सोच सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन कहता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी यानी कि मोल बाय वॉल्यूम। मोल बाय वॉल्यूम हो जाता है मोलारिटी। मोलारिटी मतलब कंसंट्रेशन। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम एन बाई वी की जगह पे कंसंट्रेशन आर टी लिख सकते हैं। टेम्परेचर को बस कांस्टेंट कर देना है। जैसे ही टेम्परेचर आप कांस्टेंट करेंगे आर टी कांस्टेंट हो जाएगा और आप बोल सकते हैं कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म प्रेशर टर्म से हम रिप्लेस कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और रही बात कब करेंगे तो टेम्परेचर हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर आप कांस्टेंट नहीं रखेंगे तब नहीं कर सकते हैं। तो फिर टेम्परेचर भी इन्वॉल्व रहेगा इक्वेशन में, उस केस में टेम्परेचर भी आ जाएगा। तो हम लोग ये कंसंट्रेशन टर्म प्रेशर टर्म की जगह पे मैंने प्रेशर टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म की जगह पे, लेकिन कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। आई बात समझ में आदित्य? ये समझे? यस सर। तो इस तरह से हम लोग मतलब प्रेशर टर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें चलिए जो हम लोग का टॉपिक था उस पे, मतलब कि नर्नेस्ट इक्वेशन पे। तो नर्नेस्ट इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ रिलेट करता है कंसंट्रेशन और इसके लिए आपको कंसंट्रेशन और अलग अलग टेम्परेचर के लिए। तो देखिए इसमें इस तरह से होगा, ये इरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है और कैसे इसका प्रूफ है, मतलब कैसे ये इक्वेशन लाया गया। देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ रिलेट करता है डिफरेंट आपको कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ, मतलब डिफरेंट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ। इसके बारे में कहेंगे द इक्वेशन which relate
cell potential with a standard cell potential for different concentration of reactant and product at different temperature, मतलब टेम्परेचर भी इन्वॉल्व रहेगा, different temperature. So the equation which relate cell potential with a standard cell potential for different concentration of reactant and product at different temperature, अलग अलग टेम्परेचर पे. तो ये आया कैसे? तो गिब्स एनर्जी और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के रिलेशन से जो थर्मोडायनामिक में पढ़ना था 11th में, तो हम लोग सिर्फ उस इक्वेशन को देखेंगे और उससे ये इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे. दिस इक्वेशन is obtained by relation of Gibbs energy, standard Gibbs energy and reaction coefficient, मतलब QC. तो देखिए वो इक्वेशन ये होता था डेल आर जी नॉट प्लस RT ln QC. ये इक्वेशन थर्मोडायनामिक से आया, बाय थर्मोडायनामिक. ln का मतलब समझते हैं कि नहीं? ln का मतलब क्या होता है? लॉग. क्या ln और log एक ही होता है? नहीं सर, क्या ln, मतलब एक. हाँ बोलिए. दोनों सेम है कि अलग है? पहले तो ये कंफर्म कीजिए, ln और log सेम है कि अलग है? पहले तो ये कंफर्मेशन कीजिए. सर लॉग जो होता है वो बेस 10 के लिए होता है और एलएन जो होता है वो ई के लिए होता है. हाँ सही बोले, सही बोले. ln का बेस e होता है, log का बेस 10 होता है. इसको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम बोलते हैं, इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं. तो चलिए थोड़ा सा आगे इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे ln और लॉग टेबल देखना जानते हैं कि नहीं? लॉग टेबल का इस्तेमाल करना जानते हैं कि नहीं? जैसे एनसीईआरटी में लॉग टेबल दिया हुआ है, तो लॉग एंटी लॉग, तो चलिए वो हम बता देंगे. पहले तो इस इक्वेशन को पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद ln और log पे आते हैं. वैसे एक रिलेशन यहाँ बता देते हैं कि ln और log में रिलेशन है 2.303 का. पहला अंतर तो दोनों में ये है कि ln का बेस e होता है और log का बेस 10 होता है. दूसरा है कि दोनों में रिलेशन ये है, मतलब ln इक्वल टू 2.303 log. बात समझे? और लॉग पे थोड़ा सा और चर्चा आगे करेंगे, अभी थोड़ा सा मतलब इसको पहले कंप्लीट कर लें. तो देखिए इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है वो रखते हैं. तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आदर्श आप बताइए, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला डेल आर जी क्या हो जाएगा? सर वो जो कल बताया था वो, हाँ बिल्कुल, गिब्स एनर्जी. सर तो माइनस NF इंटू ई सेल. हाँ ई सेल. आदित्य आप बताइए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा? ये इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? जैसे इसकी जगह पे हम लोग मतलब डेल आर जी की जगह पे लिखे माइनस NF ई सेल, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की जगह पे बताइए आदित्य. ये गिब्स एनर्जी हो गया, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की जगह पे क्या लिखेंगे? आदित्य क्या सोच रहे हैं? इसकी जगह पे माइनस NF ई सेल लिखे, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड? प्लस हाँ बोलिए. जैसे इसकी जगह, NF E
हाँ बिल्कुल, NF E नॉट सेल, सही बोले। कितना समय क्यों लगाते हैं? ये दोनों तो वैसे का वैसे ही रहेगा। गिब्स एनर्जी है तो ई सेल लिखेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है तो ई नॉट सेल लिखेंगे, प्लस RT ln QC। हम दोनों तरफ इस इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं माइनस NF से, ताकि ई सेल रह जाए, क्योंकि हमको तो ई सेल का रिलेशन लाना है। देखिए, सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ रिलेट किया गया नर्नेस्ट इक्वेशन में, तो इसीलिए हमको माइनस NF हटाना है दोनों तरफ से, तो हम डिवाइड कर देंगे माइनस NF से दोनों तरफ। मतलब इस इक्वेशन में आगे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस NF से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस NF ई सेल बाई माइनस NF ई नॉट सेल बाई माइनस NF, और प्लस RT ln QC बाई माइनस NF। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा इधर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF ln QC। चलिए इसको और मतलब कि लॉग में एक्सपेंड कर देते हैं। ये तो आया ln के टर्म में इक्वेशन, इसको लॉग में बदल देते हैं जैसा कि बताए थे, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT NF, और लॉग में बदलना है तो 2.303 लॉग QC। और QC का मतलब अभी कुछ देर पहले ही सिखाए थे कि QC क्या होता है, KC क्या होता है, तो यहाँ हम लोग QC लिखे हैं, मतलब ये इक्वेशन किसी भी समय लागू होगा, ये इक्वेशन आपको किसी भी समय अप्लाई किया जाएगा, किसी भी टाइम। तो ये हो गया आपको 2.303 लॉग, समझ गए? तो इस तरह से आप इसमें ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अब थोड़ा सा इस इक्वेशन पे आते हैं वापस। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा देखिए। इस इक्वेशन को हम लोग को थोड़ा सा अभी ये एनालाइज और है इसमें। तो देखिए इसमें अब इसको थोड़ा सा हम लोग और ये सॉल्व करते हैं, मतलब इसको और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म इन सेंस कैसे करेंगे वो देखिए। आर का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। एफ फेराडे कांस्टेंट है, याद होगा कि आर और एफ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, 298 केल्विन ले लिए। तो सिमरन बताइए, टेम्परेचर 298 केल्विन लेने पे ये क्या क्या इसमें कांस्टेंट है? अभी हम क्या क्या बोले कांस्टेंट है, बोलिए। सर आर हाँ, एफ आर क्या है? आर को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर को? कैपिटल आर को क्या कहा जाता है? गैस को। हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर को भी हम लोग कांस्टेंट कर लिए, फेराडे कांस्टेंट तो ऑलरेडी है ही। और ये तो इन सब को जब हम देख रहे हैं कि आर टी बाई एफ इन 2.303, ये सारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हुआ कि नहीं? आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, फेराडे ऑलरेडी कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ये तीन मतलब टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया, पहले से नहीं था, हमने कांस्टेंट किया। तो ये सारे का वैल्यू आपको 0.0591 आएगा। तो 0.0591 को आप
सॉल्व करते समय स्पीड यदि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, नॉट फॉर सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के लिए पूरा रखिएगा। यदि बोर्ड पैटर्न का सवाल बना रहे हैं तो 0.059 रख के बनाइएगा, लेकिन वो ये आप कंपटीशन में यदि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो 0.6 रख के आप बना सकते हैं, सब्जेक्टिव में नहीं। ध्यान रखिएगा, जो हम बोले हैं इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में बना रहे हैं तो आप ये मत रखिएगा, क्योंकि देखिए हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं सेल पोटेंशियल, इसमें वन डिजिट मायने रखता है, क्योंकि आप वोल्टेज पता कर रहे हैं ना, तो उसमें तो एक भी इधर उधर हो जाता है तो मायने रखता है। तो आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप ये रखिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो स्पीड आंसर के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 0.06। जैसा कि देख रहे हैं कि 0.06 और 0.0591 में बहुत अंतर है नहीं, तो आप 0.06 ऑब्जेक्टिव बनाते समय इस्तेमाल कीजिए स्पीड आंसर के लिए, बट नॉट फॉर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव के लिए आप 0.0591 रखिए इन सब की जगह पे। मतलब हमको फाइनल इक्वेशन इस टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा जब सवाल में ये टेम्परेचर बोले तो हम यही टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं, तो देखो एनसीईआरटी चाहे बोर्ड में इसी टेम्परेचर पे रख करके सवाल पूछता है। मतलब जितना भी बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछता है, चाहे आपको ये एनसीईआरटी में जितना भी सवाल है इसी टेम्परेचर पे। तो आप पहले से जब टेम्परेचर जान रहे हैं कि 298 केल्विन है तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यूसी, यानी कि क्यूसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। आई बात समझ में? यहां तक किन्हीं को पूछना है कुछ तो इक्वेशन सामने है, दोबारा समझाएं तो ये भी बोलिए। अंकिता दोबारा समझाएं, आगे समझ में? यस सर, वो एक बार लास्ट लाइन बता दें। लास्ट लाइन कहाँ पे? हाँ सर, वही से वही से। जब हम टेम्परेचर 298 केल्विन रखे तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ऑलरेडी कांस्टेंट है। मतलब Yes. आर हमारा पहले से कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को 298 केल्विन हम रखे हैं। मतलब ये तीन चीज, दो तो पहले से कांस्टेंट है, आर और एफ। हम टेम्परेचर को 298 केल्विन रख करके जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो इतना आता है। तो इसका हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि जब तुम देखोगे ना सवाल, मतलब बोर्ड का या फिर एनसीईआरटी का, तो हर एक में 298 केल्विन होगा। तो हम पहले से इस इक्वेशन को याद रखते हैं कि 0.0591 रख करके हमको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? यस। हाँ, तो ये इक्वेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। तो इसका अब पहले कुछ एग्जांपल देख लीजिए। पहले सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये पहले तो हाफ रिएक्शन पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर फुल रिएक्शन पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एक एग्जांपल हम बता रहे हैं और अगला आप बनाइएगा। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, Ag प्लस ब्रैकेट में इसका 0.01 m कंसंट्रेशन दिया हुआ है, गेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस Ag सॉलिड, ये लिखा हुआ है। और हमको इसका स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है कि 0.80 वोल्ट होता है, और हमसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, EAG प्लस AG क्या होगा। तो चलिए ये इस इक्वेशन पे रख दीजिए, और ये पूरा सवाल पहले से 298 केल्विन पे है लिखा हुआ है, 298 केल्विन पे ये सवाल है। तो इसमें हम लोग इस पे रखेंगे, हमको पता करना है AG प्लस AC, E नॉट AG प्लस AG माइनस, देखिए उसके बाद माइनस लिखा हुआ है 0.0591 बाई n, n कितना है यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन, लॉग प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट साइड सिल्वर है सॉलिड स्टेट में, और रिएक्टेंट साइड Ag प्लस है। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.80 माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग Ag सॉलिड है 1 हो जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखिए 0.001, तो हम 0.001 रख दिए, दशमलव हटाएं, ऊपर में 1000 चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.0591 बाई लॉग
10 to the power 3, 1000 मतलब क्या 10 to the power 3, तो पावर लॉग के प्रॉपर्टी से पावर क्या होगा आगे चला जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू सर 0 नहीं 1। ओ सॉरी देखिए लॉग से जुड़ा हुआ कुछ बातें हम यहाँ पे अभी फिलहाल लिख रहे हैं। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log a टू दी पावर x हो तो इसको x log a लिख सकते हैं। जैसे जो पावर होता है आगे चला जाता है। कैमरा थोड़ा नीचे करते हैं, नीचे नजर नहीं आ रहा होगा, या फिर ऊपर इरेज कर देते हैं, रुको। मेन तो हमको ये इक्वेशन अभी जरूरत है, तो इसको इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार इस इक्वेशन को देखिए। देखिए लॉग से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉपर्टीज अभी लिख रहे हैं, और लॉग टेबल देखना आपको आगे बताएंगे। लॉग टेबल देखना भी सीख लीजिए। वैसे देखिए जरूरत नहीं पड़ता है लॉग टेबल, लेकिन सीखने के लिए आप लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता है। आपको लॉग के प्रॉपर्टी से ही सवाल बन जाता है। मतलब जितना भी कंपटीशन लेवल हो चाहे बोर्ड लेवल हो, आपको लॉग टेबल का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब लॉग का प्रॉपर्टीज का जरूरत पड़ता है, जो आप याद रखिए। log 1 इक्वल टू 0 होता है, log 10 इक्वल टू 1 होता है, log 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x होता है। कैसे, देखिए ये कैसे हुआ तो समझ लीजिए। log 1 बाई एक्स इक्वल टू को हम लिख सकते हैं log x टू दी पावर माइनस 1। पहले ये समझे कि नहीं, log 1 बाई एक्स को log x टू दी पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी हम क्या बताए थे, पावर आगे चला जाता है, तो ये हो गया माइनस log x। तो ध्यान रखिए कि log 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस log x। इसी तरह से log a बाई बी लिखेंगे तो log b बाई a क्या हो जाएगा, सिमरन बताओ। log a बाई b है तो log b बाई a क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल कैसे होगा। log a बाई b को log b बाई a लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे, साइन एक नेगेटिव लगा देंगे। बिल्कुल। क्या कंफ्यूजन है सिमरन, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बात करो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है। नो सर a बाई बी है तो इसको हम लोग रिवर्स किए, जैसे 1 बाई एक्स था तो उसको x लिखे, मतलब कि उल्टा किए, तो उल्टा किए तो आगे माइनस लगा दिए। वही चीज इसमें भी, तो a बाई बी को यदि b बाई a लिखना है तो आगे माइनस लगा दोगे, ये लॉग का प्रॉपर्टीज है। इसके बाद आप याद रखिए कि लॉग पावर x है, a टू द पावर x, इसको x log a लिख सकते हैं। log a इंटू बी है तो इसको हम लोग log a प्लस log b लिख सकते हैं, और log a बाई बी है तो इसको हम लोग log a माइनस log b लिख सकते हैं। a इंटू बी है तो log a प्लस log b, a बाई बी है तो log a माइनस log b, इस तरह से। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप फिलहाल याद रखिए। वैसे देखिए फिलहाल नहीं, आगे भी आपको इतना ही प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगा। हाँ अभी फिलहाल एनसीईआरटी का सवाल बनाते समय आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिविजुअल सवाल में वैल्यू दिया हुआ है नहीं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सब प्रॉपर्टीज केवल याद रखना है। अब ये सब प्रॉपर्टीज याद रखो, सवाल बन जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमको प्राइम नंबर का दिया हुआ है, 2 का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, 5 का दिया हुआ है, तो हम इसकी मदद से किसी का भी पता कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके। जैसे log 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो log 4 का वैल्यू कैसे पता करेंगे, बताओ तो निखिल। log 2 का वैल्यू जैसे हमको दिया हुआ है 0.3010, तो log 4 कितना होगा, सर इसको 2 से मल्टीपल दे देंगे। बिल्कुल, समझे कि नहीं, इसको सही बोले, log 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 इंटू log 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे log 2 का दिया हुआ है, log 3 का दिया हुआ है, जैसे log 2 का दे दिया, log 3 का दे दिया, log 5 का दे दिया, log 7 का। अब तुमको log 35 पता करना है, तो 35 को क्या करो, फ्रैक्शन में तोड़ो, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, जो मल्टीप्लाइड है उसमें तोड़ो। फैक्टर्स। हाँ फैक्टर्स में तोड़ो, 35 है 7 × 5 = 35, तो हम इसको लिखेंगे ना कि log 7 × 5। अब इसको अलग अलग लिखो तो log 5 प्लस log 7। अब देखो ये दोनों वैल्यू तुमको दिया हुआ है, तो एग्जाम में तुमको देखो लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, आप बस इतना प्रॉपर्टीज याद रखो, आपका काम चल जाएगा।
अभी फिलहाल एनसीईआरटी के कुछ सवाल बनाने के लिए, चाहे आप कोई भी सवाल बनाते हो, तो वहां लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, बोर्ड में नहीं। बोर्ड में आपको वैल्यू दिया रहता है। तो ये समझे, कैलकुलेशन दोबारा समझाएं, इसको दोबारा बताएं कि आ गया समझ में क्या क्या किए। इसके बाद तो अब इसको गुना करके सॉल्व कर लो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। कि ये समझ में आया पूरा कि नहीं, जल्दी बोलो, तो फिर अगला एग्जांपल देंगे बनाने के लिए। आ गया सर। तो चलिए ये बनाइए। Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.01 m दिया हुआ है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg में बदलता है 298 केल्विन पे, और साथ में आपको Mg2 प्लस Mg पता करना है कि क्या होगा यदि E नॉट Mg2 प्लस Mg का वैल्यू -2.36 वोल्ट हो तो। बनाइए, ये एग्जाम्पल को बनाइए। Mg2 प्लस Mg में बदल रहा है 298 केल्विन पे। Mg2 प्लस Mg पूछ रहा है कि क्या होगा यदि स्टैंडर्ड का वैल्यू -2.36 वोल्ट है तो। सर वैल्यू 2.36 है। -2.36 -2.36। सर आ गया। ठीक है, कितना आया? सर -2.4191। ठीक है, चेक करते हैं। हो गया, आदर्श बन गया।
चलिए देख लीजिए, इसको मिला लीजिए। देखिए इसमें जैसे हमको सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। ये जो इक्वेशन है इस पे अरेंज कर देते हैं इस तरह से। mg2 प्लस mg ई नॉट mg2 प्लस mg माइनस 0.0591 बाई n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 रख दिए। लॉग प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, और ये टेंट साइड mg2 प्लस दिया हुआ है 0.01, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है -0.236 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, ये दशमलव हटाओ ऊपर में 100 चला जाएगा, तो -2.36 0.0591 बाई 2 2 इंटू लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, ये से कट जाएगा, -2.36 माइनस 0.0591, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। दोबारा समझाएं? समझ। तो इस तरह से ये बनाओगे। अब जैसे इस तरह का सवाल है, एक और देखो, वैसे तो बोर्ड लेवल में नहीं, ये थोड़ा सा कंपटीशन लेवल में चल रहे हैं, बोर्ड लेवल में नहीं पूछता है। जैसे इस तरह का सवाल है, Cu प्लस, मतलब ये पूछा हुआ सवाल है, नीट और मेंस दोनों में पूछा है जो लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको ये दे दिया कि Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में बदल रहा है, और इसका ई नॉट का वैल्यू आपको ये होता है 0. कितना होता है 52, 0.52। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में बदल रहा है, इसका ई नॉट का वैल्यू 0.34 दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu प्लस में बदलेगा, तो इसका ई नॉट का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये सवाल दोनों में जगह पूछा है, नीट में भी पूछा है, आईटी में भी पूछा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को, सुनिए। तो इस तरह के सवाल को आप ये नहीं सोचिएगा कि चलो इसको उल्टा करके ऐड कर देते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में यही आया होगा अभी, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या यही दिमाग में आया था अंकिता, क्या दिमाग में आया था अभी? इसका पूछ रहा है Cu2 प्लस Cu प्लस, इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं सोचे थे, तब क्या सोचे थे बताओ, तब फिर कुछ नहीं सोचे थे। देखो एक चीज, यदि आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसको रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, देखिए रिवर्स करके ऐड करने पे आ जाएगा, लेकिन वो गलत प्रोसेस है, कीजिएगा नहीं। इसको बनाने के लिए हम लोग गिब्स एनर्जी की मदद लेंगे। मतलब इस तरह का सवाल जब भी पूछे, ध्यान रखिएगा कि 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक ही से जुड़ा हुआ, मतलब जैसे कि कॉपर से ही जुड़ा हुआ, 2 इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तीसरे का पूछ रहा है, तो आप इसको बनाते समय मतलब जो अभी हम बताएं ना कि इसको आप रिवर्स कर देते हैं। देखो पहले वाले को, ऊपर वाले को रिवर्स कर दिए, Cu चेंज इनटू Cu प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो आपके दिमाग में आता है ना कि चलो रिडक्शन था, ऑक्सीडेशन में लिख दिए, ये ऑक्सीडेशन में लिखा गया, तो इसका वैल्यू पहले 0.52 था, अब ये माइनस हो जाएगा -0.52, और जो सेकंड वाला इक्वेशन जैसे है वैसे ही लिख करके इन दोनों को ऐड करो, तो देखो कॉपर कॉपर बाएं दाएं कट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन बाएं दाएं कट जाएगा, बचेगा ये इक्वेशन। लेकिन ये गलत तरीका है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग गिब्स एनर्जी की मदद से। मतलब दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय हेल्प ऑफ
स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, मतलब पहले इसका स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी लिखो, फिर इसका लिखो, और फिर रिवर्स करके ऐड करो। तो देखो ये सवाल को कैसे बनाएंगे। जैसे हम लोग पहले का गिब्स एनर्जी लिख रहे हैं, इसका गिब्स एनर्जी Cu प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में बदला, तो इसका गिब्स एनर्जी होगा माइनस n की जगह पे 1 F, और E नॉट का वैल्यू कितना है 0.52। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा जो सेकेंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। सेकेंड इक्वेशन का गिब्स एनर्जी लिखते हैं, Cu में बदल रहा है, तो इसका गिब्स एनर्जी हो जाएगा -2 इंटू एफ 0.34। पहले ये दोनों समझ में आया कि नहीं, मतलब पहले हम दोनों का क्या किए, गिब्स एनर्जी लिख दिए, आई बात समझ में। अब क्या करो, इक्वेशन 2 जैसे है वैसे ही रहने दो, इक्वेशन 1 को उल्टा करके ऐड करो, प्लस रिवर्स इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जैसे है वैसे ही लिख दिए, तो इसके गिब्स एनर्जी में कोई बदलाव होगा नहीं। और इक्वेशन 1 को रिवर्स किए तो Cu इधर आ गया, Cu प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका गिब्स एनर्जी जो है पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा। ये थर्मोडायनामिक का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग हेस लॉ बोलते हैं, याद होगा थर्मोडायनामिक में, यदि चैप्टर ध्यान होगा तो पढ़े होगे एक टॉपिक हेस लॉ। हेस लॉ का कहना है कि यदि आप मतलब इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो एनर्जी का वैल्यू वही होता है, साइन बदल जाता है, मतलब पहले जहां माइनस था अब क्या हो जाएगा प्लस। अब दोनों को ऐड करो, तो हेस लॉ कहता है, ये जो हम बना रहे हैं बाय कॉन्सेप्ट ऑफ हेस लॉ, बाय हेस लॉ, ये आपको 11th में थर्मोडायनामिक में पढ़ना था, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ हेस लॉ। तो इन दोनों को ऐड करो तो कॉपर कॉपर बाएं दाएं कट आएगा, तो और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो देखो आ गया वही इक्वेशन जो हमको चाहिए था। तो इसका गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा, हेस लॉ के नियम से इन दोनों का सम, मतलब ये इतना प्लस इतना। जैसे हेस लॉ क्या कहता है कि आप दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसका एनर्जी भी ऐड हो जाता है, जैसे दो इक्वेशन को ऐड किए ना तो एनर्जी भी ऐड हो जाएगा, मतलब -2 इंटू एफ इंटू 0.34, ये इस तरह से इसका गिब्स एनर्जी हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, -2 इंटू एफ इंटू 0.34 प्लस 1 इंटू एफ इंटू 0, सॉरी दोनों जगह 34 ही लिख दिए, 52 यहाँ पे नहीं, ये 0.34 और ये 0.52 यहाँ पे, तो यहाँ 0.52, यहाँ पे 0.34 और यहाँ 0.52। अब इस इक्वेशन के लिए गिब्स एनर्जी लिखना है, तो -1 इंटू एफ इंटू, इसका तो हमको ई नॉट पता ही करना है, तो अब इन इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, अब बताइए कितना इक्वेशन आ रहा है, 1 इंटू एफ इंटू 0.52, पहले तो एफ कॉमन ले लो, तो -2 इंटू 0.34 और प्लस 0.52 और इधर -f इंटू ई नॉट, तो एफ एफ कट गया। अब देखो क्या आता है, सॉल्व करके बताओ आंसर। इसको दोबारा समझा रहे हैं, पहले तो लिख लो क्या क्या किए। Says 0.16. 0.16, देखो तो बाकी को 0.16 आ रहा है। और यही बताओ अंकिता, जैसे शुरू में बोले थे कि इसको उल्टा करके यहीं पे ऐड करो, तो क्या वहां पे भी 0.16 आ रहा था? इसको जैसे उल्टा किए तो ये वैल्यू प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा 0.52, Yes, और sir.
माइनस 0.52 प्लस 0.34, क्या उतना ही आ रहा है जितना ऐसे करके बनाने पे आ रहा है? नहीं सर। क्या दोनों सेम आ रहा है? मेरा सवाल ये है कि हम यदि सवाल को गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट और हेस लॉ के थ्रू चल रहे हैं, और जैसा कि हम शुरू में कहे थे कि आपके दिमाग में ये यदि आता है कि इसको उल्टा करके ऐड कर दो, चलो इक्वेशन तो बन जाएगा, तो क्या दोनों आंसर सेम आ रहा है? No, sir. हाँ बिल्कुल, यही समझना था यहाँ पे। मतलब आप रिवर्स करके यदि इसको यहीं पे सोचते हैं और तब जो आंसर आता है आपको ऑप्शन में वो भी दिया रहेगा। ऑप्शन में देखो, आईटी और नीट की खास बात यही होती है, वहां पे ये ऑप्शंस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। मतलब तुम गलत भी सोचोगे तो तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसा अक्सर देखोगे होता है कि तुम जो गलत सोचोगे उसका भी एक ऑप्शन पहले से तैयार रहेगा। मतलब हम यदि ये सोचते कि नहीं इसको हम रिवर्स करके ऐड करते हैं तो तुम तो खुश हो जाते कि अरे वाह ये तो बन गया, रिवर्स किए ऐड किए इक्वेशन आ गया। लेकिन ये तरीका क्या हो जाता, गलत हो जाता है, क्योंकि ये सवाल ही बनेगा गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट से। ये सवाल इस तरह का जब भी पूछा है तो इसमें जैसा कि आप देखे भी कि दोनों आंसर डिफरेंट आ रहा था, तो इसीलिए सही तरीका इसका ये है कि गिब्स एनर्जी की मदद से आप बनाइए, सॉल्व कीजिए। मतलब गिब्स एनर्जी की मदद से जब हम इसको बनाएं यहाँ पे, तो पहली बात तो ये आ गया इस तरफ, ये 4 दूनी 8, 3 दूना 6, माइनस 0.68 और प्लस 0.52, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा माइनस 0.16। इधर माइनस ई नॉट, माइनस माइनस कट गया, इसीलिए ई नॉट 0.16। सिमरन समझे? Yes, sir. ये समझे कि नहीं अभी जो बता रहे थे कि यदि हम इसको यहाँ पे रिवर्स करके ऐड करते तो इक्वेशन तो हमारा आ जाता, लेकिन वो तरीका क्या होता? Wrong होता. हाँ, इसका सही तरीका क्या है कि हम गिब्स एनर्जी की मदद से बनाएं, तब हमको सही आंसर आएगा, नहीं तो फिर गलत आंसर आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह के सवाल को हम लोग गिब्स एनर्जी के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। आदित्य, ये समझ में आया? आदित्य आपके, हाँ कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, तो दोबारा बता दें। किन्हीं को इसमें कंफ्यूजन है तो आप बात कर सकते हैं। वैसे इस तरह का सवाल आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। असाइनमेंट जो पीडीएफ फाइल भेजा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें जाइएगा, इस तरह का सवाल मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का कि इस तरह का यदि पूछे तो कैसे बनाते हैं, और सीधे हाफ रिएक्शन पूछ रहा है और उस केस में यदि ई सेल पूछ रहा है तो कैसे बनाते हैं। अब चलिए फुल रिएक्शन पे, मतलब पूरा गैल्वेनिक सेल रिएक्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे। तो पूरा गैल्वेनिक सेल रिएक्शन दिया हुआ रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही इक्वेशन है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा वो बदल थोड़ी जाएगा, वो तो वही का वही रहेगा। तो चलिए अब देखिए कंप्लीट इक्वेशन के लिए, मतलब कंप्लीट यदि फुल इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो समझिए। इरेज कर रहे हैं इसको। देखो, नर्डेस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, मतलब पूरे कंप्लीट रिएक्शन के लिए। इससे पहले जो अभी हम लोग देख रहे थे वो आधे रिएक्शन के लिए, हाफ रिएक्शन के लिए। अब जो है यहाँ पे कंप्लीट
फुल रिएक्शन के लिए देखना है। तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है, Zn सॉलिड Cu2 प्लस 0.1 m 0.01 ले लेते हैं, जो भी दिया रहे यहाँ पे वैल्यू, चेंज इनटू Zn2 प्लस 0.01 m या 0.1 m प्लस Cu सॉलिड। इसका ई नॉट सेल सबसे पहला काम होगा, ई नॉट सेल दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो पता करना पड़ेगा। पहला काम देखिए क्या होगा, पहले तो आप रिएक्शन देख लो क्या कैसे है। दूसरा काम क्या होगा, ई नॉट सेल दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो पता करो। यदि दिया हुआ है सवाल में पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया हुआ है तो पता करो। तो नहीं, अब पता करने का तरीका तो ये Cu2 प्लस Cu माइनस ये कैथोड हो गया, एनोड Zn2 प्लस Zn, इसका वैल्यू 0.34 होता है और इसका वैल्यू माइनस 0.76, तो दोनों मिलके 1.10 वोल्ट आ गया। पहला काम आपका यही होगा कि ई नॉट सेल दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो उसको पता करो। अगला काम होगा नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट तरफ। तो प्रोडक्ट तरफ Zn2 प्लस है, Cu तो सॉलिड है, नहीं लिखेंगे। Zn2 प्लस है कितना 1, तो पावर 1 होगा। रिएक्टेंट तरफ ये सॉलिड है तो नहीं लिखेंगे, जैसा कि पहले बताए थे कि जो सॉलिड होता है उसको नहीं लिखते हैं। बचा Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस है कितने, Cu2 प्लस कितने हैं बताइए। 0.01 कंसंट्रेशन ना, इसका नंबर ऑफ आयन कितना है Cu2 प्लस का, एक ही 2 एक है। तो ओ इसे सॉरी ये तो एक है, हाँ हाँ, एक है, 2 प्लस चार्ज है, Cu2 प्लस एक है। देखो आगे लिखा हुआ जो रहेगा वो पावर में चला जाता है, तो आगे तो 1 है तो हम पावर लिखे चाहे नहीं लिखे क्या फर्क पड़ता है। अब ई नॉट सेल का वैल्यू 1.10 दिया हुआ है, 0.0591 बाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें ट्रांसफर, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 लिख दिए। लॉग Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 और Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.01 m। तो अब इसको यहाँ पे रख करके सबको सॉल्व कर लो। दशमलव हटाओ, नीचे में 10, इसको हटाओ, ऊपर में 100, 0 0 कट गया, log 10 1 हो गया, बचेगा ये दोनों, सॉल्व कर लेना। आया पूरा समझ में, ये कंप्लीट समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो बात कीजिए। आदर्श समझ गए पूरा, यस निखिल ये समझ में आया, पूछना है। आ गया सर। आदित्य, आदित्य समझ में आया, पूछना चाह रहे हो सर आ गया समझ में। तो अब इस पे सिमरन कंफ्यूजन, नो सर आगे तो इस यहाँ तक अंकिता कोई दिक्कत इस टॉपिक तक। नो तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, वो जो असाइनमेंट है उसको पूरा बना लीजिएगा। उसमें जहां जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसके लिए हम डायरेक्ट आज बता देते हैं फॉर्मूला। देखिए केसी जो है हम डायरेक्ट केवल फॉर्मूला बता देते हैं आज, अगले दिन प्रूव कर देंगे ताकि आप न्यूमेरिकल बना ले पूरा। केसी इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर n ई नॉट सेल बाई 0.0591। ये फॉर्मूला याद रखिए और बना लीजिए। इस फॉर्मूला में समझ रहे हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई नॉट सेल जान रहे हैं 0.0591। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए और पूरा असाइनमेंट बना लीजिए। अगले दिन हम इसका प्रूफ बता देंगे केसी का। आज आप सीधे मतलब वो क्योंकि अगला आपके पास 2 दिन टाइम है, फ्राइडे को अगला क्लास है, सॉरी सैटरडे को, आपके पास जो समय है उसमें पूरा असाइनमेंट बना लीजिए, पूरा जितना अभी तक भेजा गया है ये इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि इस फॉर्मूला के साथ वो पूरा असाइनमेंट कंप्लीट बन जाएगा आपसे। उसको बना करके रखिएगा। अगले दिन डॉट पूछने के बाद हम लोग पहले तो इसको प्रूफ कर देंगे, ये जो केसी कैसे इतना आया इसको सिर्फ प्रूफ करना बाकी है। तो बाकी आप इसको बना करके रखिएगा। तो अगले क्लास में हम लोग इससे आगे अगले टॉपिक पे चलेंगे। और किन्हीं को कुछ पूछना है?
कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो ये जो है फॉर्मूला लिख लीजिए केसी वाला, और यहाँ से हम लिव कर रहे हैं। अगले क्लास में इसे आगे तब फिर समझाते हैं, इससे आगे का टॉपिक।